हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस में आज का ये लेक्चर बेस्ड है क्लासिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स 1 से। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीएसआर नेट फिजिकल साइंस में जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, दैट वाज नथिंग बट काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स के हम कुल 3 लेक्चर्स देखेंगे, काइनेमेटिक्स 1, काइनेमेटिक्स 2, काइनेमेटिक्स 3। और इसमें हम इंपॉर्टेंट पार्ट को ही कंसिडर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले पार्ट में क्या होगा, पहले पार्ट में यानी कि जो आज की क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें जो PYQs हैं, ठीक है, PYQs लगभग आप मान के चलिए कि 3-4 न्यूमेरिकल्स तो CSR नेट के हैं और 1-2 न्यूमेरिकल्स IIT JEM में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो 5-7 न्यूमेरिकल होंगे टोटल, उन पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे PYQs को भी, और साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी ड्रैग फोर्स पर बेस्ड। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, ड्रैग फोर्स। ठीक है, न्यूटन्स लॉ और जो फ्रिक्शन है, इन दोनों चैप्टर का एक हमारे पास एप्लीकेशन आता है ड्रैग फोर्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने देखा है 2-3 आए हुए हैं CSR नेट में। ओके, और ये जो आज का लेक्चर है ये IIT JEM और जो CSR नेट के स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लास्ट जो हमारा रहेगा काइनेमेटिक्स 3, इसमें कुछ एडिशनल हम लोग चीज़ें देखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा सेंटर ऑफ मास है, कोलिजन है, हमारे पास कंजर्वेशन लॉज हैं, ठीक है, रोटेशन है, ग्रेविटेशन है, SHM है, इन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे, पर वो इससे अलग है। काइनेमेटिक्स में हम इन 3 पार्ट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक हमारे पास ड्रैग फोर्स का ठीक है सिस्टम जो भी है, और इसके अलावा PYQs, और साथ ही साथ में हम मिसलेनियस प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, तो हालांकि आप 2 ही सिस्टम ले लीजिए, x और y। ठीक है, तो ये हमारे पास है इस प्रकार से, और यहाँ पर कोई भी हम मान करके चल रहे हैं कि पार्टिकल का पाथ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पर मान लेते हैं पार्टिकल P पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मौजूद रहेगा किसी टाइम t के ऊपर। ओके, तो अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन अगर बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं ये करूंगा कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इधर की तरफ चलेंगे। ठीक है, कितना डिस्टेंस चलेंगे इधर, x डिस्टेंस। ठीक है, और इधर की तरफ का जो यूनिट वेक्टर है दैट वाज डिनोटेड बाय x कैप। ओके, और फिर इसका तो ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना डिस्टेंस, y डिस्टेंस, और ऊपर की तरफ जो वर्टिकल है, वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास y कैप यूनिट वेक्टर एक्ट कर रहा है। ओके, इन दोनों को लाइन को अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, यहाँ पर y कैप इस यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों लाइन को यहाँ पर अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं देन दिस इज r। ठीक है, r इज द पोजीशन, बल्कि ऐसा कहिए पोजीशन वेक्टर, r इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, विच इज OP। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पोजीशन एट एनी टाइम t विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कार्टेशियन में अगर हम r वेक्टर लिखना चाहें पोजीशन, दैट वाज नथिंग बट OP वेक्टर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली x कैप और प्लस में हो जाएगा y कैप। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने वेलोसिटी निकालना है तो सिंपल हो जाएगा भाई, वेलोसिटी इज नथिंग बट dr वेक्टर डिवाइड बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x डॉट, ठीक है, x कैप सेम, फिर इसके बाद x कैप डॉट। ठीक है, ये हमारे पास टाइम डेरिवेटिव चल रहा है, तो एक बार इसका किया, इसको कांस्टेंट मानते हुए, प्लस में फिर इसको कांस्टेंट माना, इसका किया, सेम यहाँ पर करेंगे, प्लस में y कैप डॉट, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास y डॉट एंड y कैप। ठीक है, ये सेम रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स हैं दैट रिमेन्स अनचेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। आप देख लीजिए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे है पार्टिकल, तो इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल होगा तो भी इस डायरेक्शन में x एक्सिस में और y एक्सिस में जब आप जाएंगे तो आपको यूनिट वेक्टर्स वही देखने को मिलेंगे, x कैप और y कैप। बट हाँ, ये x का मैग्नीट्यूड और y का मैग्नीट्यूड ये चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो हमने यूनिट वेक्टर्स के ऊपर डॉट लगाया है, यानी चेंज जो हम देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो 0 होता है दरअसल। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास 0 होगी, साथ ही साथ ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हम ऐसा कहेंगे कि x डॉट x कैप प्लस में हो जाएगा y डॉट और y कैप। अब वेलोसिटी हमारे पास आया तो एक्सेलरेशन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv डिवाइड बाई dt। ठीक है, वेलोसिटी का हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ से हो जाएगा x डबल डॉट x कैप
प्लस में हो जाएगा y डबल डॉट एंड y। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा। नेक्स्ट अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं, देखिए जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए निकाला है वैसे ही आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने का ट्रिक क्या है, तो आप डायरेक्टली जो है याद रख सकते हैं। अभी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी निकालते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कुछ इस प्रकार से था ना हमारे पास, दिस इज नथिंग बट पॉइंट P है ना, इसका यहाँ से सेंटर से लेकर के ये डिस्टेंस R था। ओके, और यहाँ पर ये एंगल कितना था, ये एंगल था हमारे पास थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो था। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R। ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। और ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका होगा थीटा कैप, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। 90 डिग्री पे है ना, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये आर कैप है और ये थीटा कैप है। ठीक है, चलिए अब अगर थीटा एंगल है तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर देखें तो ये पूरा अगर 90 है तो ये कितना होगा, ये अगेन फिर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं इस डायग्राम से ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो R का वैल्यू है, पहले तो मैं R का वैल्यू डिफाइन करता हूँ। देखो ये हमारे पास कितना होगा, ठीक है, ये हमारे पास कितना होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं दिस इज x एंड दिस इज y। तो R का तो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ से tan इनवर्स y बाई x। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। ओके, इस ट्रायंगल से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उधर मैं आर कैप और थीटा कैप को रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो आर कैप इज नथिंग बट ये हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोस थीटा आई कैप, और प्लस में इस डायरेक्शन में होगा आर मतलब साइन थीटा और जे कैप। ठीक है, सिमिलरली थीटा कैप देख लेते हैं। थीटा कैप हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में माइनस साइन थीटा और जे कैप, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा आई कैप। ठीक है, कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, आई कैप आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जे कैप। ओके, ये हमारे पास आएगा आर कैप और थीटा कैप। ओके, अब देखिए जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा ओपी। ठीक है, तो ओपी पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितने के बराबर है, दिस इज नथिंग बट आर कैप। ठीक है, इन केस ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कैप हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी में मालूम करना चाहूँ तो वेलोसिटी इज नथिंग बट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आर कैप डॉट प्लस में हो जाएगा आर कैप आर डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब आर कैप डॉट जो है वो मैं यहाँ से मालूम कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप मालूम कीजिए आर कैप डॉट जो है वो कितना आएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप। ओके, और प्लस में हो जाएगा कोस थीटा जे कैप, लेकिन साथ में थीटा का भी तो होगा, तो थीटा का थीटा डॉट और यहाँ से भी थीटा डॉट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ थीटा डॉट तो कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास आ रहा है माइनस साइन थीटा आई कैप एंड प्लस में कोस थीटा जे कैप। ठीक है, और माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप क्या है, हमारे पास थीटा कैप है, बिल्कुल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ थीटा डॉट थीटा कैप, ये मेरे पास आ गया। और इसका वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है सामने। आर का सेम रखेंगे, आर कैप डॉट हमारे पास हो गया थीटा डॉट थीटा कैप प्लस में हो गया आर कैप आर डॉट। तो आप देख सकते हैं ये जो टर्म है दिस रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड दिस रिप्रेजेंट द, ठीक है, ये हमारे पास रेडियल कंपोनेंट, दिस रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, तो रेडियल कंपोनेंट कितना है आर डॉट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना है आर थीटा डॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि वी आर का वैल्यू हमारे पास है आर डॉट और हमारे पास वी थीटा का वैल्यू कितना है, ये हमारे पास है आर थीटा डॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप इसको याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आर डॉट और आर थीटा डॉट। हालांकि जब हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे ना तो उस समय मैं आपको याद भी करवा दूंगा कि ये वैल्यू कहाँ से आती है। ओके, उसके लिए आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में जो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो उसमें बताता हूँ। अब एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का भी देखो यहाँ से अगर कैलकुलेट करने जाओगे ना, एक बार डेरिवेटिव इसका लोगे फिर यहाँ इनका यूज़ करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। तो बेहतर ये है कि हम अगर शॉर्ट ट्रिक यहाँ से देख लेते हैं तो एग्जाम में हमारे पास वो काम आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो देखते हैं एक बार शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके बारे में जानना चाहिए। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं UVW और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं E1 कैप कोमा E2 कैप कोमा E3 कैप, ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, E1 कैप कोमा E2 कैप और E3 कैप। ओके, अब यहाँ पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केल फैक्टर्स होंगे दैट वर H1 H2 एंड H3।
ठीक है। H1, H2, H3 आप अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं। मैं वैल्यू बताता हूं कैसे कैलकुलेट करना है आपने। तो जैसे H1 आप मालूम कर रहे हैं तो H1 का वैल्यू होगा, पोजीशन वेक्टर को आप पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लें और उसका मैग्नीट्यूड अगर आप ले लेते हैं तो पहला स्केल फैक्टर कैलकुलेट होकर सामने आ जाता है। इसी प्रकार से H2 निकालना है तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वी हो जाएगा, H3 निकालना है डेल आर वेक्टर अपॉन डेल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, तो उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो याद रखेंगे पोलर के लिए होता है हमारे पास 1, r, सिलिंड्रिकल के लिए होता है हमारे पास स्केल फैक्टर्स 1r1 और स्फेरिकल के लिए हमारे पास होता है 1r sin थीटा। ओके, तो याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा है ये चीज़। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक क्या है हमारे पास या फॉर्मूला क्या है हमारे पास, शॉर्टकट फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा v वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर का जो फॉर्मूला रहेगा उसको मैं आपको बताता हूँ। वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास होता है h1 u डॉट e1 कैप प्लस में h2 और v डॉट e2 कैप प्लस में h3 w डॉट e3 कैप। ये हमारे पास होता है वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको ये तीनों चीज़ पता है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर पुट कीजिए और आपको पता चल जाएगा हर एक कंपोनेंट वाइज कितना आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो थोड़ा सा मैं एनालिटिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करूं तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप ध्यान रख लें तो बहुत अच्छी बात है। 1/mhi, ये hi मतलब ये रन कर रहा है i, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ये टोटल, तो h1, h2, h3। अगर हमारे पास जैसे पोलर है तो पोलर में 2 है ना, तो h1 और h2 आएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। m यहाँ पे पार्टिकल का मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ब्रैकेट लगाइए और जैसे आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं ना, उसी प्रकार से आपने लिखना है, बस लैग्रेंजियन की जगह काइनेटिक एनर्जी लिखें। तो हमारे पास हो जाएगा डेल टी, ठीक है, सॉरी डी बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा डेल टी बाई डेल। और मान लेते हैं हम सबसे पहले लिख रहे हैं किसके लिए, पहला कंपोनेंट लिख रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, या चलो अभी मैं h1 लिख रहा हूँ मान लो मैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो पहला अगर मान लो हम किसके अंदर लिख रहे हैं, किसी के अंदर भी लिख लो। पहला तो हमारे पास r ही होता है ना, पोलर हो चाहे सिलेंड्रिकल चाहे स्फेरिकल हो, r होता है r थीटा, r फाई z, r थीटा फाई, तो पहला तो r ही होता है ना। तो आप ar कंपोनेंट मान लो निकाल रहे हैं, तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 1/mh1 d बाई डी टी, और यहाँ से हो जाएगा डेल टी बाई डेल आर डॉट माइनस में डेल टी बाई डेल आर। तो ये अगर आप फॉर्मूला लगा देते हैं तो आसानी से आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ से आप किसी का भी जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी केस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, तो मैं एक काम करता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, तो फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे मुझे वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी मुझे पता चल गया था, वैसे ये आ रहा है मेरे पास, लेकिन अभी डायरेक्टली कैसे देखें, तो देखो हमारे पास ये कंपोनेंट तीसरा तो होता नहीं पोलर के अंदर, पहला और ये दूसरा ही रहता है। तो पहला कंपोनेंट देखेंगे तो स्केल फैक्टर ये कितना है, 1 है। ठीक है, रेडियल कंपोनेंट में u डॉट कितना है, तो u कितना होता है r, तो r डॉट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद E1 कैप, तो E1 कैप मतलब क्या हो गया, r कैप हो गया। ठीक है, फिर प्लस में h2 कितना है, तो h2 होगा r। ठीक है, फिर इसके बाद ये कितना हो गया, थीटा डॉट, और नेक्स्ट इसके बाद ये क्या हो गया, थीटा कैप। बस ये हमारे पास वैल्यू है, देख सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। r थीटा डॉट ये हमारे पास आ रहा है ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और r डॉट ये हमारे पास आ रहा है रेडियल कंपोनेंट। एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा, जैसे ar निकाल रहे हैं, है ना, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ से आएगा, देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखें आप लोग, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ एम, ठीक है, और वी स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो वी स्क्वायर कैसे लिखेंगे आप लोग, तो वी स्क्वायर के लिए आपको लिखना पड़ेगा h1 स्क्वायर, ठीक है, u डॉट स्क्वायर प्लस में h2 स्क्वायर v डॉट स्क्वायर प्लस में h3 स्क्वायर और w डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास में होता है। ठीक है, यहीं से आप देख लीजिए ना, कंपोनेंट वाइज आप vx का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, है ना, यूनिट वेक्टर्स का तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए ये तीसरा तो होता नहीं पोलर के अंदर, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2m, ये 1 होता है, यहाँ r आएगा तो r डॉट स्क्वायर प्लस में हो जाएगा r स्क्वायर एंड दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी टर्म आ गया, तो आप रेडियल कंपोनेंट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखो 1/m, h1 कितना है 1, ठीक है, और नेक्स्ट इज d बाई डी टी,
और डेल टी बाय डेल आर डॉट, तो आर डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका करना है आपने। तो कितना आएगा यहाँ से, आर डॉट इसी के अंदर है ना मौजूद, तो देखो यहाँ पे 2 आगे आएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एम आर डॉट, तो मेरे पास आ गया एम आर डॉट। ओके, फिर इसके बाद माइनस कीजिए आप, फिर इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में लेना है, इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए हाफ एम थीटा डॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और यहाँ से आ जाएगा 2r। ठीक है, तो मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एम आर और थीटा डॉट का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। ओके, अब इसको आगे देखते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये m तो सारे कैंसिल आउट हो गए ना, कांस्टेंट है ना इस वजह से, और इसका देखेंगे तो r डबल डॉट और माइनस में कितना हो गया, r थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, रेडियल कंपोनेंट होता है। अब रेडियल कंपोनेंट वैसे अगर आप निकालोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है उसकी, बट यहाँ से आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से निकल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो a थीटा आप निकालना चाहें तो 1/m और h2 कितना हो जाएगा इस केस में, r। ठीक है, नेक्स्ट इज डी बाई डी टी। ठीक है, और यहाँ पर अब थीटा डॉट आएगा। ठीक है, आर की जगह पे अब थीटा आ जाएगा ना, थीटा डॉट, तो थीटा डॉट यहाँ पर इस टर्म में देखो थीटा डॉट यहाँ पर है ना, तो मेरे पास हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा हाफ एम आर स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज थीटा डॉट स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा डॉट। ठीक है, एंड माइनस में फिर आप डेल टी बाई डेल थीटा करेंगे, तो डेल थीटा मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी टर्म में तो 0 हो गया। ठीक है, तो माइनस 0 हो गया। ठीक है, चलिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट और m से ये m भी कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया 1/r एंड d बाई डी टी इसका निकालना है। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर सेम थीटा डबल डॉट प्लस में थीटा डॉट सेम और इसका हो जाएगा 2r डॉट। ओके, अभी देखो ये r इससे कैंसिल आउट हो गया, r यहाँ से कैंसिल आउट हो, तो हमारे पास आ गया r थीटा डबल डॉट प्लस में हो गया 2r डॉट थीटा डॉट। दिस इज अवर ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज अवर ट्रांसवर्स कंपोनेंट, आ गया डायरेक्ट यहाँ से आता है। ठीक है, अच्छा, अभी आप सोचेंगे सर सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में से भी निकाल के दिखाओ, तो चलिए मैं किसी में भी एक में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, सिलेंड्रिकल के लिए निकालता हूँ, मान लीजिए मैं, देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड क्या होते हैं ना, एक्स वाई जेड हमारे पास, तो देखिए, या फिर स्फेरिकल में ले लो, स्फेरिकल थोड़ा सा और मुश्किल पड़ेगा, चलिए मैं दोनों ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ आपको, तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। ठीक है, तो देखिए सिलेंड्रिकल में जैसे मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, z रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और उस सिलेंडर के ऊपर कोई पॉइंट मान लेते हैं p लाई करने लग रहा है। ठीक है, ओके, अब p का प्रोजेक्शन आप डालेंगे जब, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में जो आप प्रोजेक्शन डालेंगे, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज p डैश, तो p डैश मेरे पास सर्कल आएगा ना उसका, तो जब सर्कल आएगा तो निचले वाले भाग में मिलेगा ना मुझे सर्कल। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर इसके सेंटर से यहाँ से अगर मैं इस प्रकार से लाइन ज्वाइन करूंगा, दिस रिप्रेजेंट नथिंग बट द रेडियस, है ना, उसके रेडियस रिप्रेजेंट करेगा, तो सर्कल का रेडियस कह लो चाहे सिलेंडर का रेडियस, बाकी तो सेम ही है चीज़। ठीक है, ओके, और देखिए इसके अंदर क्या सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, r phi z होते हैं, तो z तो सेम रहेगा, z रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ सिलेंडर, सो दिस रिप्रेजेंट हाइट z। ओके, और अब बच गए फाई, तो फाई सिलेंड्रिकल में भी आता है और स्फेरिकल में भी आता है फाई, है ना, आर थीटा फाई आपने सुना है, तो फाई इसके अंदर भी आता है। तो फाई रिप्रेजेंट करता है एंगल या रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, इस z एक्सिस के, z एक्सिस का रोटेशन जो होता है ना, उसके अबाउट ये हमारे पास फाई जो है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओपी लाइन। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस रिप्रेजेंट फाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फाई है जो चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली 0 से लेकर के 2 पाई तक ये वेरी करेगा, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी सेम टू सेम। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसमें हमें लिखने हैं x y और z, तो x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा। तो अगर मैं x लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो x हमारे पास हो जाएगा सिंपल, अगर ये r है तो इसका इसके साथ एंगल बना रहा है ना फाई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, r cos फाई बन जाएगा। ठीक है, y के साथ कितना बनेगा, r sin फाई बनेगा, और z तो है ही सेम, तो z तो z ही रहेगा। ओके, अब वेरिएशन देख लेता हूँ, देखो r के अंदर वेरी कैसे करेगा, r वेरी कर सकता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी, बिकॉज r जो है ना वो रेडियस है दरअसल। ठीक है ना, और रेडियस कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है। इसके बाद है फाई, तो फाई फुल रोटेशन है दरअसल, रोटेशन है तो 0 से लेकर के 2 पाई तक वेरी करेगा। इसके बाद है z, तो z का जो वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू रहेगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से नीचे भी आ सकते हैं, ओरिजिन से नीचे भी आ सकते हैं, ओरिजिन से ऊपर भी जा सकते हैं, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है। स्फेरिकल में अगर हम बात करें तो स्फेरिकल में भी वैसे ही प्रोजेक्शन आपने डालना है सेम टू सेम। देखो ये हमारे पास x है, ये z है और ये y है, यहाँ का एक पॉइंट मान लेते हैं p, उस स्फेयर के ऊपर जो लाई कर रहा होगा। अब उसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो यहाँ पर आएगा कहीं p डैश। ठीक है, यहाँ पर p डैश। अब आप खुद समझिए, क्या ये r हमारे पास जो होगा, क्या ये जो r रहेगा मेरे पास,
क्या ये मेरे पास में स्फेयर का रेडियस रहेगा? नहीं, ये सर्कल का रेडियस होगा जो उसका प्रोजेक्शन डलेगा। इस स्फेयर का रेडियस तो ये है O से लेकर के पॉइंट P तक का, दिस रिप्रेजेंट्स, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स R, ओके। और ये जो फाई है दैट रिमेन्स टू बी सेम, फाई हमारे पास चेंज नहीं होगा, फाई दिस, ठीक है, 0 से लेकर के 2 पाई तक। और थीटा क्या चीज है? थीटा होता है एंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस z एक्सिस, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा थीटा, ठीक है, ओके। आर का वेरिएशन सेम टू सेम 0 से लेकर के इन्फिनिटी, फाई का सेम टू सेम 0 से लेकर के 2 पाई तक, एंड नेक्स्ट इज थीटा, थीटा का होता है 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। माइनस पाई से 0 भी आप कर सकते हैं, 0 से पाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ही काउंट करना है सिर्फ और सिर्फ आपने, ठीक है। इसमें एक बार ही काउंट होता है थीटा, आइदर इस प्लेन के अंदर आप काउंट कर लीजिए या फिर इस वाले प्लेन में आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार ही होगा 0 से लेकर के पाई तक। अच्छा, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बता देता हूँ, एक्स वाई और जेड का वैल्यू देखो। जेड का वैल्यू तो सिमिलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। यहाँ आर है, इसका कंपोनेंट थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर आर कोस थीटा बनेगा, तो जेड इज इक्वल टू कितना होगा? आर कोस थीटा, ठीक है। अगर जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, यानी आर का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग कोस थीटा टूट रहा है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में कौन सा कंपोनेंट टूटेगा? साइन थीटा। इसका मतलब आर साइन थीटा एक्स वाई के अंदर टूट रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं आर साइन थीटा इसमें भी, और यहां पर भी आर साइन थीटा इसमें भी, ओके। और अब आप ये देखिए कि एक्स एक्सिस में फाई एंगल बना रहा है ना, ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में इस पॉइंट जो हमारे पास ओपी वेक्टर है या ओपी डैश है, इसके साथ एंगल फाई बन रहा है एक्स एक्सिस में, इसका मतलब इसमें कोस आना चाहिए, तो यहां पर आएगा कोस फाई, और वाई में क्या आएगा? साइन फाई, ठीक है। तो आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो इस प्रकार से सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन इसी प्रकार से मान लेते हैं हमारे पास कि फाइंड ए आर, यानी कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मान लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अधिकतर तो देखो आपको याद जो रखना है ना, वो याद रखना है वैसे आपको किस केस में, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके अंदर। हालांकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर नेट के अंदर, लेकिन अगर आप इससे क्वेश्चन नहीं करना चाहते ना, फिर वो लैग्रेंजियन से भी हो जाता है। दरअसल ये क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा उसको, ठीक है। फिलहाल ए आर निकालते हैं हम लोग। सो देखिए ए आर हमने निकालना है, मतलब आर जो एक्सिस हमारे पास, उसमें जो आर कंपोनेंट है वो हमने निकालना है एक्सेलरेशन का, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिए ए आर अगर हम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 1 में mh1, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा d बाई डी टी डेल टी बाय डेल आर डॉट एंड माइनस में डेल टी बाय डेल आर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होगा इस केस में हाफ m, ठीक है। और अब लिखेंगे h1 स्क्वायर, ठीक है। इसमें स्केल फैक्टर क्या होते हैं? 1 r और 1, ठीक है। h1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, डॉट में हमारे पास हो जाएगा h1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास होगा u स्क्वायर मतलब r डॉट स्क्वायर, प्लस में फिर इसके बाद आर स्क्वायर एंड फाई डॉट स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, और हो जाएगा z डॉट का स्क्वायर, ठीक है। u डॉट का स्क्वायर, v डॉट का स्क्वायर, w डॉट का स्क्वायर, और ये h1 h2 h3 का होल स्क्वायर लग रखा है। तो ये तो 1 का स्क्वायर और ये r स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जिसमें ए आर हो जाएगा हमारे पास 1/m, h1 कितना है? तो ये 1 है, ठीक है। नेक्स्ट इज d बाई डी टी, और इसका r डॉट के रेस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा mr डॉट, ओके। एंड माइनस में फिर r के रेस्पेक्ट में करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो r सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर आ रहा है ना, तो 1/2m फाई डॉट स्क्वायर, और r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो m तो सारे कैंसिल आउट, और यहाँ से आएगा हमारे पास r डबल डॉट, माइनस में ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ से आ गया मेरे पास r फाई डॉट का स्क्वायर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। इसी प्रकार से आप फाई में भी निकाल सकते हैं, ए फाई भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ए फाई में क्या होगा? ए फाई में हमारे पास ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर फाई डॉट हो जाएगा, और यहाँ पर फाई हो जाएगा, ठीक है। इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी कैलकुलेट ही कर लो एक बार, ए फाई पूछ लेता मान लो इन केस, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे देखो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/m, h2 हमारे पास r है, ठीक है, d बाई डी टी, और फाई के रेस्पेक्ट में करना था ना, तो मेरे पास अभी मिटा दिया मैंने, हाफ m, ये हमारे पास आएगा r डॉट स्क्वायर, प्लस में r स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, प्लस में हमारे पास हो जाएगा z डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो फाई डॉट के रेस्पेक्ट में तो मेरे पास आएगा m r स्क्वायर और फाई डॉट, ठीक है, माइनस में फिर फाई के रेस्पेक्ट में विच इज़ नथिंग बट 0, जो कि हमारे पास कितना है? 0 के बराबर है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से आ रहा है m से m कैंसिल आउट, सो 1/r d बाई डी टी, और यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर फाई डॉट, ठीक है। दिस इज अवर एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग फाई, ठीक है, अलोंग फाई कैप हम ऐसा कह सकते हैं ना, अलोंग फाई कैप हमारे पास एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट होगा हमारे पास, ठीक है।
और फाई कैप और आप लगा सकते हैं साथ में, ये फाई निकाल रहे हैं तो आप। ओके, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो IIT जैम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आपको दे रखी है, ठीक है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो r थीटा आपको गिवन है, ठीक है, e⁻t और √8t, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है आपने, फाइंड आउट इसके दो भाग हैं दरअसल। पहले भाग में हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, और दूसरे भाग में हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और उसमें टाइम अगर आप लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद टाइम हमारे पास ये है, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो जो है टाइम जब हमारे पास जीरो होगा, मान लेते हैं टाइम जब जीरो होगा तब आपने निकालना है, तो फिर आपसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड बताइए वेलोसिटी का और मैग्नीट्यूड बताइए एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो देखिए जब टाइम जीरो रहेगा ना, इसी इंस्टेंट पे आपने निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 0, ठीक है। देखिए जैसे आपने वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पे, तो अंडर रूट में हो जाएगा रेडियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस में ट्रांसवर्स कंपोनेंट स्क्वायर, और आप जानते हैं कि वी आर हमारे पास कितना है, r है, ठीक है, r डॉट, ठीक है, r डॉट हमारे पास होगा ना, r डॉट r कैप, ठीक है। और हमारे पास वी थीटा कितना होगा, तो वी थीटा हमारे पास हो जाएगा r थीटा डॉट और थीटा कैप, ठीक है, ध्यान रखें फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपने जो है r दे रखा है e⁻t, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा e⁻t का डेरिवेटिव करना है ना, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, तो e⁻t आएगा सिंपली, और जब t = 0 आप रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे वी थीटा स्क्वायर, तो वी थीटा स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा यहाँ से r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और r स्क्वायर हमारे पास कितना है, e⁻2t है, ठीक है, और थीटा डॉट स्क्वायर, तो थीटा डॉट मतलब इसका आपने लेना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो गया यहाँ से, √8 का स्क्वायर, दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं 8 और e⁻2t, ठीक है। और अब t = 0 पे आप पुट कर रहे हैं, तो t = 0 पे यहाँ से कितना आ गया है, 8 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 8, ओके। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं इसका वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में हो गया हमारे पास 8, ठीक है, वी थीटा स्क्वायर 8 है ना, तो यहाँ से आ गया √9, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो t = 0 पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन निकालना आपने, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, a = √a r² प्लस में a थीटा स्क्वायर, ठीक है। और रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का कितना होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है r⁻, ठीक है, और माइनस में होता है r थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। एक आधी बार जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी चीज़ें, अभी तो आपको क्या है कि ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, ए थीटा हमारे पास होता है r थीटा डबल एंड प्लस में हो जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। डबल डेरिवेटिव तो निकालना है इसका, आप डेरिवेटिव देख लीजिए, डबल डेरिवेटिव निकाल लो इसका, e⁻t आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा e⁻t सेम टू सेम, माइनस में r जो कि e⁻t है, और थीटा डॉट स्क्वायर, तो थीटा डॉट स्क्वायर अभी मैंने निकाला, देखो ये रहा 8 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अब t = 0 पर आप देख रहे हैं, तो 1 - 8 दैट मीन्स -7 हो गया। नेक्स्ट है a थीटा, तो a थीटा हमारे पास आ गया r, तो r तो वही है e⁻t, और थीटा डबल डॉट, और थीटा डबल डॉट मेरे पास आएगा 0, ठीक है, तो 0 हो गया, और प्लस में होगा 2, और r डॉट तो e⁻t हो गया, और थीटा डॉट, तो थीटा डॉट मेरे पास आएगा √8, ठीक है। e⁻0 जो आप सॉरी t = 0 पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2√8 है ना, 2√8, ठीक है। और बस आपने इसके अंदर पुट करना है इसका वैल्यू, तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में -7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49, प्लस में इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 है ना, 32 हो जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट में ये हो गया हमारे पास 81 मतलब 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन करना था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन टाइम t = 0 पे कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जैम का क्वेश्चन है दरअसल, ईयर तो मुझे याद नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपको दे रखा है नेट 2019 का क्वेश्चन है, कि नेट जून 2019 का क्वेश्चन है, और इसमें ये गिवन था कि मान लीजिए हमारे पास एक टर्न टेबल है ये, ठीक है, और ये हमारे पास रोटेट कर रही है, मान लेते हैं हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। इस टर्न टेबल का जो सेंटर है ना, ये सेंटर, ये ओरिजिन की तरह एक्ट कर रहा है दरअसल, ठीक है। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ओरिजिन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये ओमेगा जो है ना,
दिस इज कांस्टेंट एक्चुअल, ओमेगा नहीं दे रखा था, ओमेगा नोट दे रखा था, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट से टर्न टेबल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और इसका जो हमारे पास सेंटर है दैट एक्ट एज द ओरिजिन। ओके, अब यहाँ से कोई पार्टिकल जो है वो हमारे पास जाता है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर विद कांस्टेंट स्पीड, लेट अस कॉल दिस वी नोट। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड कितना है, वी नोट है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो आपने बताना था यहाँ से कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये नेट जून 2019 का क्वेश्चन था। तो नेट एक्सेलरेशन आपने निकालना है। तो देखिए एक्सेलरेशन अब ये किसी एंगल पे भी जा सकता है। ओके, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही जा रहा है अलोंग द रेडियस। ठीक है, इस प्रकार से जा रहा है। तो आप ऐसा करेंगे यहाँ से कि इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से देख रहे हैं आप, अगर वी नोड कॉन्स्टेंट है, अगर वी नोड आपका कॉन्स्टेंट है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट कि जो आर डॉट है दैट इज कॉन्स्टेंट ना। आर डॉट मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ये आर में इसको रिप्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं था। ठीक है, आर डॉट यहाँ से क्या है, कांस्टेंट। अगर आर डॉट कांस्टेंट है दैट मीन्स आर डबल डॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, आल्सो मुझे ये भी गिवन है कि ओमेगा नोट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ओमेगा नोट अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि थीटा डॉट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर थीटा डॉट कांस्टेंट हो गया दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि थीटा डबल डॉट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है अंडर रूट में ए आर स्क्वायर प्लस में, या फिर ऐसा लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा था उसने, तो हम लिखेंगे ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। ठीक है, और ये डायरेक्ट जो है ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था दरअसल। फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, और जो हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा दैट वाज आर थीटा डबल डॉट माइनस 2 आर डॉट थीटा डॉट। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि आर डबल डॉट तो 0 है इस केस में, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, माइनस का आर और ये थीटा डॉट, तो थीटा डॉट कितना है हमारे पास, ओमेगा नोड, सो ये हो जाएगा ओमेगा नोड का स्क्वायर। ओके, आप ट्रांसवर्स कंपोनेंट देख रहे हैं तो आर ये थीटा डबल डॉट ये 0 हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग, सॉरी यहाँ प्लस होता है, तो प्लस में 2 और आर डॉट, तो आर डॉट हमारे पास कितना दे रखा है, वेलोसिटी वी नोट के बराबर है, और थीटा डॉट विच इज़ नथिंग बट ओमेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए वेक्टर विच इज नथिंग बट यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस आर ओमेगा नोड स्क्वायर। ठीक है, और आर कैप। ठीक है, प्लस में हो जाएगा हमारे पास ये दिस 2 वी नोड ओमेगा नोड है ना, ओमेगा नोड है ना, तो ओमेगा नोड और यहाँ से हो जाएगा थीटा कैप। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट जून 2019 में। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना होता है। तो नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट जून 2015 में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था हमारे पास कि कोई पार्टिकल है वो 2 डायमेंशनल इलिप्स जो है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसके अंदर वो मान लेते हैं मूव करने लग रहा है। तो उस इलिप्स की इक्वेशन भी उसने दी थी, एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8। और किसी भी टाइम के ऊपर मान लेते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं आपको दे रखा है 2। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कितने हैं, 2 और 1। तो इस केस में जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स होंगे तो ऐसे केस में जो x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो आपको गिवन था 6 मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछा था कि बताइए y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है, 11th क्लास का ये क्वेश्चन बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, दोनों तरफ आप टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आएगा 2x x डॉट प्लस में हो जाएगा हमारे पास 8y y डॉट, और यहाँ से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखो 2x और x डॉट का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा vx प्लस में 8y और ये हो जाएगा vy, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब सारी वैल्यूज आपको पता है यहाँ से, तो 2 हो गया यहाँ से, और x का वैल्यू कितना गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 6 प्लस में 8, और y कंपोनेंट सॉरी y कोऑर्डिनेट 1 दे रखा है, और y कंपोनेंट हमने निकालना है, vy निकालना है, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया 24। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 8 vy। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो vy का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है नेट के अंदर। ठीक है, 2020 में, ठीक है, जून 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, इधर न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए या फिर एनालिटिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए। इसमें गिवन ये था कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और वो कंस्टेंट है हमारे पास पैराबोलाइड के अंदर इनर सरफेस में वो मूव करने लग रहा है। ठीक है, स्पाइरल इस प्रकार से मूव कर रहा है वो। ठीक है, इक्वेशन इस पैराबोलाइड की हमें दे रखी है x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए जेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जैसे जैसे जेड इंक्रीज होगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सर्कल होता है तो सर्कल का रेडियस कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना इक्वेशन अगर हम देखें तो, आर स्क्वायर में ये हमारे पास है ना, तो ए जेड हमारे पास है, मतलब जेड जैसे जैसे बढ़ेगा तो रेडियस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर मैं इस एक्सिस में जेड एक्सिस मान के चल रहा हूँ तो इस प्रकार से हमारे पास रेडियस जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसी के अलोंग हमारे पास कोई पार्टिकल जो है ना वो नीचे की तरफ आने लग रहा है, इसी प्रकार से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है इसमें घूमते हुए। ठीक है, तो नीचे की तरफ हमारे पास वो पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसमें मालूम ये करना था कि बताइए कि हमारे पास z एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर स्पीड है ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, इसके अबाउट जो ओमेगा है जो घूमने लग रहा है ओमेगा, तो ये ओमेगा z के साथ कैसे वेरी कर रहा है। दरअसल भाई z के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर है, इंडिपेंडेंट है z के, इस प्रकार के ऑप्शन उसके अंदर दिए रखे थे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो न्यूटोनियन में मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लगाएंगे तो आप देखिए कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो कोई फ्रिक्शन तो एक्ट कर नहीं रहा, और अगर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा तो जो रिवोल्यूशन होता है उसको किस वाले कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बताइए। ठीक है, देखो तीन होते हैं ना हमारे पास कोऑर्डिनेट, आर, फाई और जेड। ये कौन सा केस है, ये सिलेंड्रिकल सिस्टम है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास जो है आर, फाई, जेड होता है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है अबाउट दिस जेड एक्सिस, बताइए। उसी के अलोंग तो पार्टिकल आ रहा है ना, ठीक है, तो वो है फाई। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स कि फाई कंपोनेंट के मतलब फाई डायरेक्शन में कोई किस तरीके का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि देयर इज नो फोर्स एक्ट इन फाई डायरेक्शन टू दिस पार्टिकल ड्यू टू absence of any friction। ओके, और जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसे मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये x और y है विच इज नथिंग बट कार्टेशियन, है ना, कार्टेशियन मुझे दे रखा है, और इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर मुझे इसे सिलेंड्रिकल में बदलना आ गया तो। और सिलेंड्रिकल में मुझे बदलना आता है कैसे, x और y हमारे पास जो होता है सिलेंड्रिकल में आप जानते हैं r cos फाई होता है और y का वैल्यू होता है r sin फाई। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, z तो z ही होता है ना हमारे पास में, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज 1 ना, तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए जेड। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड। इस प्रकार से हमने इसको जो है सिलेंड्रिकल में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब आप ये कर सकते हैं यहाँ से कि जो ओमेगा है, ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए आप इसका फाई कंपोनेंट जो है फोर्स का वो जीरो कर दीजिए। और फाई कंपोनेंट ही क्यों, क्योंकि रोटेशन है ना, तो रोटेशन में हमारे पास फाई आएगा और फाई डॉट ही हमारे पास ओमेगा होता है दरअसल, इस वजह से कह रहा हूँ मैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एम ए फाई को ही जीरो कर दीजिए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए फाई को जीरो कर दीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है अलोंग दी फाई डायरेक्शन या फाई कैप, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, जीरो के बराबर है, बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। ठीक है, और वो इनवर्ड है दरअसल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ए फाई का वैल्यू कितना होगा। तो ए फाई का वैल्यू हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सोल्व करवाया था ना, हमारे पास में जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें मैंने सोल्व किया था, आप पीछे जाके देखें इस वीडियो में। ठीक है, कितना आया था हमारे पास 1/r, और यहाँ से आया था d/dt और आर स्क्वायर फाई डॉट, मेरे हिसाब से शायद ये आ रहा था ना, यही आएगा ना, आर स्क्वायर फाई डॉट d/dt 1/r, यही होता है ए फाई। ठीक है, ओके, ये हमारे पास ए फाई हो गया। चलिए, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ फाई डॉट लिखेंगे तो फिर यहाँ पर वेक्टर लगेगा। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एंड दिस शुड बी 0, और अगर ये 0 हो गया तो देखो आर उधर जाकर के 0 हो जाएगा, और d/dt अगर हम हटाएंगे तो उस डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट आ जाएगा RHS में, तो दैट मीन्स आर स्क्वायर फाई इज इक्वल टू फाई डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आपको पता है फाई डॉट रिप्रेजेंट्स ओमेगा ना, तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इज नथिंग बट c/r स्क्वायर। और आर स्क्वायर किस प्रकार से, आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, दैट मीन्स दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो हम ऐसा कहेंगे कि इस केस में जो एंगुलर जो स्पीड है इस पार्टिकल की, जो कि रोटेट करता हुआ नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, जी एक्सेलरेशन से, तो हमारे पास वो कैसे वेरी कर रहा है एंगुलर स्पीड, जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सेम क्वेश्चन ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से मैंने सोल्व किया, तो एनालिटिकल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एनालिटिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंज लिखना पड़ेगा ना उसके लिए,
तो लैग्रेंजियन लिख देते हैं उसमें। तो देखिए लैग्रेंजियन जब लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे सिलेंड्रिकल में देन हाफ m, ठीक है, हाफ m, और यहाँ से हो जाएगा r डॉट स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा z डॉट स्क्वायर, और माइनस में पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस केस में mgz, ठीक है, तो हो जाएगा mgz, ठीक है। और z आपको मालूम है कितना है ना, ये r स्क्वायर के बराबर है ना, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए इसके टर्म में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर और प्लस में z डॉट भी निकाल दीजिए यहाँ से, देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको 2r डॉट, ठीक है, दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव 2r डॉट, दिस इज इक्वल टू a और z डॉट। तो z डॉट कितना आ गया यहाँ से, z डॉट का स्क्वायर ही कर दीजिए, बल्कि 4r स्क्वायर r डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड माइनस में कितना है mg, ठीक है, mg, और z कितना है इस केस में, तो z हमारे पास है r स्क्वायर बाई a, ठीक है, तो हो जाएगा r स्क्वायर बाई a, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ से सामने आ रही है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है ना, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म, दिस टर्म, इसमें फाई नहीं आने लग रहा ना, यहाँ पर फाई है, बट काइनेटिक एनर्जी टर्म में अगर फाई होता है और पोटेंशियल एनर्जी में फाई नहीं है, इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम कंजुगेट मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा दरअसल। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाई है दैट वाज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, फाई हमारे पास क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। चाहे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन ही निकाल लीजिए ना सर डायरेक्ट, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फाई के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो हमारे पास आएगा डी बाई डी टी, ठीक है, डेल एल बाय डेल फाई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल फाई, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया है ना, फाई आ ही नहीं रहा पूरी इक्वेशन में, देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी टी, ठीक है, और फाई डॉट के रेस्पेक्ट में करना है इसको, तो हमारे पास हो गया देखो यहाँ से एम आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 फाई डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास आएगा फाई डॉट, दिस शुड इक्वल टू 0, और यू से दैट एम आर स्क्वायर फाई डॉट दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये कितना है फाई डॉट ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा इज नथिंग बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर है वो जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इन्वर्स। तो वही सेम हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये लैग्रेंजियन हमारे पास डायनेमिक्स से सोल्व होता है। जिस साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, ठीक है, पैराबोलाइड का ये क्वेश्चन, और उसी साल में एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा गया था 3.5 मार्क्स में, जिसमें हमें गिवन था कि ये हमारे पास में एक टेबल, मान लीजिए टेबल है, सर्कुलर टेबल है, और ये रोटेट कर रही है, मान लेते हैं जेड एक्सिस के लोग, इस प्रकार से कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। और इस पर क्या है कि हमने कोई भी एक पार्टिकल रख रखा है, कोई भी एक हमारे पास मास है जिसका, वो पार्टिकल हमने इसके ऊपर प्लेस कर रखा है, ठीक है। और इसमें भी दे रखा था कि जो इसका सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है, और आपने इसमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा, लीनियर वेलोसिटी कितना इसका ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व होने का मतलब ये होगा कि एज सीन बाय द एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, यानी जो हम देख रहे हैं, जैसे इसको पार्टिकल को इसके ऊपर रखा स्पिनिंग टेबल के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारे पास कैसा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो आपको ये बताना है कि लीनियर वेलोसिटी ऑब्जर्व कितना होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व होगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लैब फ्रेम, यानी कि हमारे पास जो अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, उसके रेस्पेक्ट में आपने लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, कितना दिखेगा इसका। तो आंसर कितना हो जाएगा आप खुद से समझिए। अगर फ्रिक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो आप अगर कोई बॉडी है और वो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, और वो फ्रिक्शन लेस है बिल्कुल, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो आप जब उसको देख रहे होते हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो बॉडी रेस्ट पर है दरअसल, ठीक है, वो बॉडी ऐसा लगेगा जैसे रेस्ट पर है, वो मूव ही नहीं कर रही है दरअसल, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि बिकॉज द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस एंड पार्टिकल इज placed here, so its linear velocity will be as seen by the external observer, that is remain to be 0, ठीक है, वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इस डिस्क यानी कि इस टेबल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो फिर इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आंसर विल बी 0। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अंदर, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील किया है वेलोसिटी एक्सेलरेशन से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में आपको मान लीजिए दे रखा है कि जो हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी हमारे पास मान लेते हैं पार्टिकल है, तो इसका जो मोशन है वो होने लग रहा है जब इसके ऊपर कोई रेडियल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, रेडियल फोर्स जब एक्ट कर रहा है तब, ओके। और इसमें ये चीज़ भी गिवन है कि जो रेडियल कंपोनेंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट नहीं, हमारे पास चल रेडियल कंपोनेंट है, और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो वेरी कर रहा है t की पावर n के साथ।
ठीक है। तो आपने बताना है कि यहाँ पर जो n का वैल्यू रहेगा वो कितना है, t यहाँ पे टाइम है। ओके, तो क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर रेडियल फोर्स लगने की वजह से इसका मोशन अफेक्ट कर रहा है या मोशन होने लग रहा है, और सच दैट कि रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ट्रांसवर्स कंपोनेंट डायरेक्टली है t की पावर n के साथ, n कितना होगा पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन करने का तरीका ये रहेगा कि रेडियल फोर्स सिर्फ एक्ट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन का या फोर्स का, कितना हो जाएगा 0। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन शुड इक्वल टू 0, दैट मीन्स a थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना होता है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमारे पास होता है r थीटा डबल डॉट, ठीक है, प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट, दिस शुड इक्वल टू 0। बार बार देखो ये ए आर ए थीटा है ना, ये यूज़ करने पड़ रहे हैं, आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ज़रूर आपको याद रहना चाहिए। ओके, और यहाँ से काम करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देते हैं यहाँ से, क्योंकि क्या है कि वी आर का टाइम के साथ हम देख रहे हैं ना, तो वी आर का टाइम के साथ कैसे होगा कि आर डॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना। ठीक है, ओके, आर डॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मुझे दे रखा है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा आर थीटा डॉट दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर एन। तो मुझे ये नहीं मालूम ना थीटा डॉट कितना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि आर थीटा डबल डॉट दिस इज इक्वल टू -2r डॉट थीटा डॉट। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे -2r डॉट डिवाइड बाई आर, दिस इज इक्वल टू थीटा डबल डॉट डिवाइड बाई थीटा। और अब दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास आएगा -2, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ln नेचुरल लॉगरिथम r डॉट, और ठीक है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ln r डॉट नहीं आएगा ना यहाँ पे, तो आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ठीक है, ये तो dr है ना, dr बाई आर, तो dr बाई आर का तो कितना हो जाएगा ln r हो जाएगा सिंपली, और यहाँ से होगा हमारे पास ln थीटा डॉट। ठीक है, और प्लस में सम कांस्टेंट, तो उसको भी नेचुरल लॉगरिथम में ले लो, ln c ले लेते हैं। ठीक है, और ये -2 ऊपर जाएगा तो इसे लिख सकते हैं r की पावर -2, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू ln थीटा डॉट। ठीक है, ये ln तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, थीटा डॉट सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो इसको हम लिखेंगे प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ln ऑफ r की पावर -2, इसको हम लिखेंगे ln ऑफ थीटा डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ से ln एंटी लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो r की पावर -2 इज इक्वल टू थीटा डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे थीटा डॉट देखना था ना सिर्फ सिर्फ, तो थीटा डॉट मेरे पास यहाँ से आ रहा है, थीटा डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करते हैं इसको, तो r की पावर -2 दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर n। ठीक है, यानी जो हमारे पास v थीटा है ना, ठीक है, v थीटा इज इक्वल टू r थीटा डॉट, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा r की पावर -1। अब बच गया r की पावर -1 कितना होगा, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो देखो r डॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t दे रखा है ना, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ठीक है, और r इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2, तो यहाँ से देख सकते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आएगी -2। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, देखिए यहाँ से -2 ln r इज इक्वल टू ln थीटा डॉट सी हो जाएगा, ln ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम सॉरी एंटी लॉग ले लोगे तो कैंसिल, r की पावर -2 इज इक्वल टू थीटा डॉट सी। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि थीटा डॉट किस प्रकार से वेरी कर रहा है, r की पावर -2 के साथ। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट उसमें थीटा डॉट आता है ना, तो इस पर हमको रिमूव करना था। ठीक है, और रेडियल कंपोनेंट में मुझे यहाँ से पता चला कि r डॉट कितना दे रखा है, t के साथ वेरी इस प्रकार से कर रहा है, तो r का वेरिएशन होगा t स्क्वायर के साथ इसमें, और r इनवर्स का t की पावर -2 के साथ। तो बस यहाँ पुट ही तो किया है मैंने, देख सकते हैं t की पावर -2 आ रहा है। ओके, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, -2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपने करना था। ओके, तो ये हमारा लेक्चर बेस्ड था काइनेमेटिक्स 1 पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्रैग फोर्स से जुड़े हुए सवाल करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो होप आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।